हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल वांगशिन वर्ल्ड। तो मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ ए ब्लाइंड डेट का नेक्स्ट पार्ट यानी लास्ट पार्ट। जैसा कि मैंने कहा था कि वो पहले वाले पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम इस पार्ट में इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और लैंजन दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो रखे हैं। मतलब विंग को लगता है कि लैंजन की वजह से उसके डैड की जान गई है, तो विंग लैंजन से थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा है, लेकिन विंग लैंजन को बताना नहीं चाह रहा कि उसकी वजह से उसकी डैड की जान गई है। तो इसके आगे की स्टोरी हम जानेंगे इस वाले पार्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। हम देखते हैं कि विंग बहुत सारा काम करके अपने ऑफिस से अपने घर के लिए रवाना हो गया था। वो अपनी गाड़ी में वो गाना प्ले करता है, तो लेकिन वही गाना प्ले हो जाता है जिस पर विंग और लैंजन ने डांस किया था, जिसमें विंग को लैंजन की और ज़्यादा याद आने लगती है। वो लैंजन के साथ अपने पलों को याद करके काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तो वो बस एक बार लैंजन को देखने की चाहत में सुनोल फाउंडेशन में लैंजन के ऑफिस चला जाता है, जहाँ विंग दरवाज़ा थोड़ा सा ही खोलकर देखता है, पर अंदर लैंजन नहीं था। तो वो यहाँ के आसपास सारी चीज़ें देखने लग जाता है। इसी तरह उसे बुक शेल्फ पर डीमन बुक दिख जाती है, जिसे वो निकाल कर देखने लग जाता है, जहाँ से वो लैंजन की पासवर्ड एंड लिमिटेशन के बारे में पढ़ता है। तभी बुक में एक फ़ोटो नीचे गिर जाती है, जिसमें विंग उठाकर देखता है तो ये वही फ़ोटो थी जब दोनों वैनचाओ का पीछा करते वक्त उन्होंने क्लिक की थी। वो फ़ोटो बूथ में पहुंच गए थे और वैनचाओ उन्हें देख ना ले, इसलिए लैंजन ने विंग को किस कर लिया था। अब इसे देखकर विंग को तो लैंजन की और भी ज़्यादा याद आने लगती है। इवेंट्स के बाद लैंजन के साथ बिताए हर पल को विंग को याद आने लगता है। उनके प्यार होने से लेकर बिछड़ने तक विंग सब कुछ याद करके काफ़ी ज़्यादा रोता है और इस फ़ोटो को गले से लगा लेता है। तभी मिस्टर पार्क मिस सिन को उनके घर छोड़कर यहाँ पर पहुँच जाता है। विंग को देखकर पूछता है, क्या आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो। फिर विंग अपने आंसू पोंछते हुए बताता है कि मैं लैंजन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और मुझे बस यही जगह याद आई। बस लैंजन को एक बार देखना चाहता था, भले ही थोड़ी देर के लिए सही। मुझे और पता भी तो नहीं है कि लैंजन अब कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ चला आया। उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। जब वो जा रहा था तब मैं उसे कुछ नहीं कह पाया, ना थैंक यू ना सॉरी, इवन गुड बाय तक भी नहीं कह पाया। मैंने उसे नहीं रोका और जाने दिया, सारी गलती मेरी ही थी। अब विंग को इतना सैड देखकर मिस्टर पार्क को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो लैंजन का क्रॉस वाला लॉकेट विंग को दे देता है। और मिस्टर पार्क कहते हैं कि शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत है। जब भी तुम्हें डायरेक्टर लैंजन की याद आए तो ये लॉकेट तुम्हारी हेल्प करेगा। तो विंग घर लौटकर उस लॉकेट को पहन लेता है और उससे पहने ही सो जाता है, जिससे विंग को सपने में उसका पिछला जन्म दिखाई देने लगता है। विंग को वही ड्रीम आता है जिसको लैंजन को पिछले जन्म की याद आई थी और पता चला था कि वो विंग ही था जिससे वो पिछले जन्म में प्यार किया करता था। तो इस ड्रीम में विंग को पता चल गया था कि वो विंग ही था लैंजन का पहला प्यार, और लैंजन विंग से ही प्यार किया करता था पिछले जन्म में भी। फिर विंग अपने सपने से जाग जाता है, तो वो ये सब जान के बाद काफ़ी हैरान होता है और शॉकिंगली कहता है कि मैं पिछले जन्म में वुशियान था और लैंजन ने ही मुझे बचाया था जब मैं पिछले जन्म में अपनी जान देने गया था। पर फिर वो उस लॉकेट की ओर देखते हुए कहता है कि क्या लैंजन अभी उस नदी के पास ही होगा। विंग को फील होता है कि लैंजन अभी भी उस नदी के पास ही है, इसलिए वो अपने घर से निकल जाता है और सच में लैंजन उसी नदी के पास होता है, जहाँ वो उसी जगह को देख रहा था जहाँ से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। तभी उनके फ़ोन पर, मतलब लैंजन के फ़ोन पर किसी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का अलर्ट आता है और इधर विंग अपनी कार में बैठ जाता है। लैंजन को ढूंढने जाने के लिए विंग जैसे ही अपनी कार में बैठता है तो वो अपने अगले सीट में एक गन देखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। पर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एक बंदा उसके मुंह में रुमाल देकर क्लोरोफॉर्म से उसे बेहोश कर देता है। विंग को जब होश आता है तो वो एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में था, जहाँ वो अपने हाथ पर बंधे हुए पाता है। उसकी नज़र सामने पड़ती है तो वो वहाँ पर एक बंदा आग के सामने खड़ा था। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो विंग उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो वैन रूहान था जिसका चेहरा जला हुआ था। वैन रूहान कहता है कि मैं खुश हुआ तुमने मुझे पहचान लिया, तो बताओ कैसा लग रहा है मेरा नया चेहरा। विंग
तो बस उसे हैरानी से देखे जा रहा था। तो यहाँ शुरू होता है उस रात का फ्लैशबैक, जब लैंजन ने वैन रूहान को क्लॉक टावर से लटका दिया था। तब वेइंग ने कहा था कि तुम कहीं नहीं भाग सकते, पर वैन रूहान ने कहा था कि तुम गलत हो, मैं अभी भी भाग सकता हूँ। ये बोलकर उसने अपनी टाई निकाल दिया था और वो रिवर में गिर गया था, जहाँ से उसे कुछ बिल्डिंग में काम करने वाले वर्कर्स ने रेस्क्यू किया था, जिसे वैन रूहान बच गया था। पर लैंजन उसे अपनी पावर से ढूंढ ना सका, इसलिए उसने एक जलती लकड़ी उठाकर अपने चेहरे को ही जला लिया था। और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वैन रूहान कहता है कि उस डेमन से बचने के लिए मुझे अपना चेहरा तक जलाना पड़ा। वेइंग पूछता है, आखिर क्या चाहते हो तुम? वैन रूहान हंसते हुए उसके पास जाता है और कहता है, क्या चाहता हूँ? मैं तुम दोनों को ही ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ गंवाया, अपनी कंपनी, रेपुटेशन, पैसे, फैमिली और अब मेरा चेहरा भी। इन सब के लिए सिर्फ तुम्हें मारना काफ़ी नहीं होगा। यह बोलकर वो एक चाकू निकाल देता है। पहले तो वो लैंजन के लॉकेट को चाकू से काट देता है और फिर वेइंग के गर्दन पे चाकू लगाकर कहता है कि इस डेमन को यहाँ पर बुलाओ। वेइंग कहता है वो नहीं आएगा, वो मुझे छोड़कर जा चुका है। वैन रूहान कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर बिलीव कर लूँगा? जब तुम खतरे में होते हो वो आ ही जाता है ना, तो उसे बुलाओ। पर वेइंग वही कहता है। तो गुस्से में वैन रूहान उसके पैर पर चाकू मार देता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है। चिल्लाकर लैंजन का नाम लेकर उसे बुलाने लग जाता है और कहता है, वरना तुम्हारा वेइंग तो गया आज। और जब वैन रूहान वेइंग के पैर पर चाकू मारता है तो वेइंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो बहुत चिल्लाता है, दर्द के मारे वो रोने लग जाता है। वैन रूहान के बुलाने से तो लैंजन नहीं आता है, तो वैन रूहान कहता है कि अच्छा तू नहीं आएगा तो ठीक है फिर। ये कहकर वैन रूहान वेइंग की ओर जाने लगता है, उसे चीखने और चिल्लाने को कहता है, पर वेइंग चुपचाप रहता है, जिससे वैन रूहान को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो वेइंग के पैर से चाकू निकाल लेता है और वेइंग का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, नहीं बुलाओगे तो ठीक है, पहले मैं तुम्हारी ही गर्दन काटूंगा। वैन रूहान वेइंग पर अटैक करने जा ही रहा था, तभी उसका हाथ फ्रीज हो जाता है और अपने आप ही चाकू पीछे फेंका जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे लैंजन खड़ा होता है। वो अपनी लाल आंखों के साथ अपने डीमन फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर पहुँच गया था। वेइंग भी लैंजन को देखकर उसका नाम बुलाता है। वैन रूहान कहता है, मैं तुम्हारे ही वेट कर रहा था, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे, पर तुम्हें मारने से पहले मैं इसका काम तमाम कर देता हूँ। ये कहकर वो चाकू उठाकर वेइंग को मारने लग जाता है, लेकिन लैंजन वैन रूहान को वेइंग के पास भी नहीं जाने देता। वो अपनी पावर से वैन रूहान को दूर फेंक देता है और काफ़ी गुस्से में वैन रूहान की ओर जाने लगता है। उसके गुस्से के साथ यहाँ का हर चीज़ टूटने लग जाता है और वैन रूहान के ऊपर गिरने लगता है। वहीं वैन रूहान लैंजन को और ज़्यादा गुस्सा दिलाता है और वो कहता है कि आ जाओ, मार डालो मुझे, पर मुझे मारते ही तुम भी जलकर राख हो जाओगे। लेकिन लैंजन अब भी बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें और ज़्यादा लाल हो जाती है। वो अपनी पावर से बिल्डिंग के ऊपर का एक हिस्सा तोड़कर वैन रूहान के ऊपर गिरा देता है। वहीं वेइंग बार बार चिल्ला कर लैंजन को रोकने के लिए कहने लगता है कि वैन रूहान को जाने दो, उसे मत मारो। लेकिन लैंजन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो और कुछ करता उससे पहले वेइंग चाकू उठा लेता है और अपनी हाथ पैर की रस्सी काटकर लैंजन को शांत करने के लिए भागकर उसके पास जाता है और उसे गले लगाकर शांत होने के लिए कहता है, जिससे धीरे धीरे लैंजन का गुस्सा शांत होता है और वो नॉर्मल हो जाता है, जिससे वो जल्दी से अपनी पावर से वैन रूहान के ऊपर से वो पत्थर भी हटा देता है। तो ये उसे शांत करते हुए कहता है कि अब सब कुछ सही है। तो लैंजन उसे गले लगा लेता है, कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वेइंग भी कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। दोनों इमोशनल हो रहे थे और आंसू भरी नज़रों से दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तभी वेइंग देखता है कि वैन रूहान उनकी ओर गन लेकर खड़ा था और लैंजन पे गोली चलाने ही जा रहा था, पर वेइंग लैंजन के आगे आ जाता है, जिससे वेइंग को गोली लग जाती है। लैंजन इससे पहले कुछ कर पाता, वेइंग मर जाता है। वैन रूहान अब लैंजन पे गोली चलाने जा रहा था, पर लैंजन उसके गन को ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसे खुद को ही चोट लग जाती है। पर फिर वो वेइंग को जगाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन उसकी पावर भी अब वेइंग पर काम नहीं करती, क्योंकि वो मर चुका था। लैंजन तो वेइंग का नाम लेते हुए बहुत रोने लग जाता है। वेइंग को बचाने के लिए अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था अपने आप को सेक्रीफाइस करने के अलावा, जिसके लिए वो डीमंस का सबसे बड़ा रूल ब्रेक कर देता है।
किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने का। लेंजन को करने की परमिशन नहीं थी, पर वेइंग को बचाने के लिए वो अपनी सारी पावर्स से वेइंग को ज़िंदा कर देता है और लेंजन अपने फीलिंग्स से वेइंग को किस करता है, जिससे कि वेइंग की जान लौट आती है, मतलब वेइंग बच जाता है। वेइंग अपनी आंखें खोलता है तो वेइंग शॉकली लेंजन को देखता है। लेंजन कहता है सब कुछ ठीक है। तो वेइंग शॉकली लेंजन से पूछता है कि क्या तुमने मुझे बचाया? लेंजन कहता है नहीं, मैंने अपने आप को बचाया। वेइंग रोने लग जाता है क्योंकि वेइंग को पता होता है कि लेंजन ने ये बहुत बड़ा रूल ब्रेक किया है और उसे ये नहीं करना चाहिए था। तो वेइंग कहता है कि नहीं, तुमने ये क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि अगर लेंजन ने किसी इंसान को ज़िंदा किया तो वो जल के राख हो जाएगा। और देखते ही लेंजन की बॉडी जलने लग जाती है और वो गायब होने लगता है। तो वेइंग तो और ज़्यादा रोने लग जाता है, पर लेंजन बस अपने चेहरे पर स्माइल रखकर वेइंग को गुड बाय कहता है। वेइंग लेंजन को पकड़कर बहुत ज़्यादा रोता है और गिड़गिड़ाता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैं अब और नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ लेंजन। वेइंग बहुत रोता है, वो बहुत कोशिश करता है कि लेंजन ना जाए। वेइंग लेंजन को गले लगाते हुए कहता है कि प्लीज़ मत जाओ, मुझे अभी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे सब कुछ याद आ गया कि मैं ही पिछले जन्म में वुजियान था। पहली मुलाकात के टाइम मैं अपनी जान देने गया था, पर तुमसे मिलने के बाद मैंने दोबारा जीने के बारे में सोचा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो। लेकिन लेंजन की बॉडी धीरे धीरे जलकर राख हो जाती है। बस उसकी शादी की रिंग नीचे गिर जाती है। तो वेइंग बस लेंजन का नाम लेते हुए रोता रह जाता है। फिर हम गॉडेस सुखुनी को देखते हैं जो ये सब देख रही थी। तो लेंजन के लिए कहता है तो तुमने ये चूज़ किया, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि लेंजन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। गॉडेस सुखुनी के आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। और इधर लेंजन के ऑफिस से सारी घड़ियां भी बंद पड़ जाती है। लेंजन के मरने के बाद जानकर मिस्टर पार्क और म्यान म्यान बहुत ज़्यादा रोते हैं। शिन को भी उनके लिए बहुत बुरा फील होता है। और इधर शुयांग भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां वेइंग अभी भी शोक में था। शुयांग उसकी यह हालत देखकर बहुत दुखी होता है। इधर पुलिस वाले भी वेइंग के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। वेइंग के लिए मुसीबत कभी ख़त्म नहीं होती। 7 दिन हो गए, अभी भी मिस्टर लेंजन मिसिंग है। इस वैन रूहान के हिसाब से मिस्टर लेंजन उस रात क्राइम सीन पे ही थे, पर अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। इसके शौक से अभी भी वेइंग बाहर नहीं आए, इसलिए वो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है कि एग्जैक्टली पर वहाँ पर क्या हुआ था। वैन रूहान तो कब से अपनी बकवास करे जा रहा है। तभी हम वैन रूहान को देखते हैं जो जेल के अंदर होता है, और वो बस यही कहे जा रहा था कि मैंने अपने हाथों से उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं जीत गया। इधर वेइंग बार टब में पानी के अंदर होता है। वेइंग तो फुल डिप्रेशन मूड में चला गया था। 7 दिन से वो घर से बाहर तक नहीं निकला था, इसलिए उसे चेक करने के लिए मिस शिन और शुयांग आए होते हैं। वो कब से डोरबेल बजा रहे थे, दरवाज़ा पीट रहे थे, पर पानी के अंदर वेइंग को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। उसे बस लेंजन के गायब होने की मेमोरीज ही आ रही होती है, जिससे वो पानी से बाहर निकल आता है। इधर वेइंग जब काफ़ी टाइम से दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है, तो शुयांग दरवाजे को ही तुड़वा देता है। जैसे ही दरवाज़ा ओपन करते हैं तो वेइंग सामने खड़ा होता है, पूरी तरह पानी में भीगा हुआ। मिस शिन और शुयांग वेइंग को अंदर ले जाते हैं, उसे टॉवल वगैरह उड़ा देते हैं। शुयांग उसे चेंज करके आने के लिए कहता है, लेकिन वेइंग अभी भी चुपचाप बैठा होता है। शिन सारे पर्दे वगैरह खोल देती है, लेकिन वेइंग को सूरज की रोशनी काफ़ी तेज़ लगती है, क्योंकि उसने पिछले 7 दिनों से सूरज की रोशनी तक नहीं देखी। तो वेइंग कहता है मुझे ये सब झेलना नहीं जा रहा। लेंजन इस दुनिया में नहीं रहा। पहले मैं उसे फील कर सकता था, भले ही वो मुझे दिखाई नहीं देता था, पर उनकी प्रेजेंस मुझे फ़ील होती थी। लेकिन अब मुझे उसकी प्रेजेंस कहीं फ़ील नहीं हो रही है। शुयांग कहता है कि तुम इस तरह से नहीं रह सकते, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, वरना ऐसे ही रहे तो तुम मर जाओगे। तभी वेइंग कहता है मैं नहीं मर सकता, लेंजन ने मुझे बचाने के लिए इतना सब कुछ किया है, उसके बाद नहीं मर सकता। मुझे हक नहीं है मरने का, मुझे इसी हेल में जीना है, यही मेरी पनिशमेंट है। शुयांग कहता है तुमने कोई गलती नहीं की है,
तो तुम्हें क्यों पनिशमेंट मिलेगी। वीइंग कहता है मेरी वजह से ही लेंजन की जान गई है, सब मेरी गलती है। अगर वो मुझसे मिला ही ना होता तो ये सब कुछ नहीं होता। मैंने ही उसे मारा है, सब मेरी गलती है। वीइंग बस यही कह जा रहा था। इससे उसकी कंडीशन और बिगड़ने लगती है, इसलिए वीइंग को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। उसकी ये कंडीशन देखकर शुयांग और शिन दोनों काफ़ी सैड होते हैं। शुयांग कहता है कि ये दूसरी बार था जब वीइंग की ये हालत है। पहली बार उसके पेरेंट्स के फ्यूनरल पे मैंने वीइंग को इस तरह देखा था। शुयांग भी वीइंग के लिए बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने बचपन से ही बहुत कुछ झेला था। इतने सालों तक उसे अपने पेरेंट्स की मौत का गिल्ट था। फिर मैडम यू की मौत हुई और लेंजन के जाने के बाद वो तो पूरी तरह ही टूट गया। फिर हम देखते हैं कि रात को नर्स वीइंग को चेक करके जाती है। इनके जाने के बाद वीइंग को क्रिसमस सॉन्ग सुनाई देता है जो हॉस्पिटल में ही कुछ बच्चे गा रहे होते हैं। वीइंग एक गाना सुनकर उठ जाता है और अपने रूम से बाहर निकल आता है। चलते चलते वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आता है। रास्ते में हर तरफ उसे क्रिसमस ट्री वगैरह दिखाई देते हैं क्योंकि आज क्रिसमस ईव था, इसलिए वीइंग तो लेंजन को और ज़्यादा मिस करता है। पर वो यहाँ से अपने घर चला जाता है और अगली सुबह तैयार होकर उसी समंदर किनारे जाता है जहाँ वो लोग बहकर पहुँच गए थे। पानी के अंदर टैटू ट्रांसफ़र होने के बाद जहाँ वीइंग कहता है मेरी क्रिसमस। लेंजन मैंने सोचा था हम दोनों साथ में क्रिसमस मनाएंगे, पर तुम इस दुनिया से जा चुके हो। तुम्हारे मरने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर का एक स्पेशल हिस्सा मर चुका हो। और वीइंग कहता है कि लेंजन मेरे साथ एक डील करोगे। मेरी विश यह है कि मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ। वह इधर हम देखते हैं कि गॉडेस सुखुनी को जो वीइंग की बात सुनती है और आसमान की ओर जिसे हम देखते हैं कि लेंजन के ऑफिस की सारी घड़ियाँ फिर से चालू हो जाती है। और इधर वीइंग के पास समुंदर की लहरें पत्थरों से टकराती है। पानी उछलकर वीइंग की ओर आता है लेकिन हवा में ही रुक जाता है, जिसे देखकर वीइंग हैरान होता है। जैसे ही वीइंग अपने साइड देखता है तो वहाँ उसे लेंजन दिखाई देता है, जिसे देखकर वीइंग बहुत इमोशनल होता है और लेंजन का नाम लेकर बुलाता है, जिससे हवा में लटकी पानी की बूंदें नीचे गिर जाती है। वीइंग शॉकिंगली पूछता है कि क्या हम हेल में हैं। लेंजन स्माइल करता है तो वीइंग उसे गले लगा लेता है और रोते हुए ही पूछता है कि क्या मैं मर चुकी हूँ या मैं सपना देख रहा हूँ। लेंजन उसे कहता है कि ना ही ये तुम्हारा सपना है और ना ही तुम मरे हो। मेरी क्रिसमस वीइंग, मैं वापस आ गया हूँ। ये सुनकर वीइंग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। उसे इमोशनल होकर गले लगा लेता है और उसे दोबारा देखकर लेंजन भी काफ़ी इमोशनल होता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों को घर पे दिखाया जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे का हाथ होल्ड किए होते हैं। वीइंग को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि लेंजन सच में लौट आया है। वीइंग कहता है तुम्हारे बिना ये दुनिया बहुत भयानक थी लेंजन। लेंजन कहता है कि मेरे लिए भी तुम्हारे बिना सब कुछ हेल की तरह ही था। दोनों काफ़ी हैप्पीली एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। जिन्हें ऐसा खुश देखकर गॉडेस भी बहुत खुश होती है। तभी लेंजन यहाँ पर आ जाता है तो गॉडेस को बहुत सारा थैंक यू कहने लग जाता है उसे दोबारा यहाँ भेजने के लिए। इस पर गॉडेस मुस्कुराते हुए कहती है कि क्रिसमस में ऐसे मिरेकल्स होते रहते हैं। लेंजन पूछता है पर आपने ये क्यों किया, तो गॉडेस बताती है कि वीइंग डील करना चाहता था। अब तुम तो जा चुके थे इसलिए तुम्हारा काम मुझे ही संभालना पड़ा। लेंजन शॉकली पूछता है क्या आप वीइंग को हेल भेजोगी, प्लीज़ दोबारा हमारे साथ ऐसा मत खेलना। गॉडेस कहती है डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस डील का पे ऑफ तुम ऑलरेडी कर चुके हो, जिसमें हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब लेंजन ने गॉडेस से बेट लगाया था कि वो वीइंग को भी कुछ नहीं होने देगा और अपने पावर्स को भी वापस हासिल करेगा। और लेंजन ने ऐसा ही कर दिया था, जिससे लेंजन बेट जीत चुका था। जिसके बाद उसने गॉडेस से कहा था कि क्या मेरी बेट की जीत अभी भी वैलिड है। गॉडेस ने पूछा था कि कौन सी बेट को। लेंजन बताता है कि जिसने मैंने आपको हराया था, तो अगर कभी मेरी कोई विश रही तो क्या आप उसे पूरा करोगी। गॉडेस पूछते क्या तुम मेरी हेल्प चाहते हो, तो लेंजन ने कहा हाँ मुझे अभी हेल्प की ज़रूरत है, चाहे मुझे आपसे ही हेल्प क्यों ना लेनी पड़े। लेंजन के उसी बेट में जीतने की वजह से गॉडेस ने उसे दोबारा ज़िंदा किया। प्रेजेंट में देखते हैं कि गॉडेस कहती है सही कहा था तुमने, ये चीज़ के लिए मुझे इतनी जल्दी ना नहीं कहना चाहिए। लेंजन कहता है आपने भी सही कहा था कि सैडनेस के बिना हैप्पीनेस का कोई मतलब नहीं है, जो हैप्पीनेस मैं अभी फील कर रहा हूँ। तो गॉडेस कहती है
अब तो हमारे बीच सब कुछ सॉर्ट आउट है। लेंजन कहता है हाँ सही कहा, पर अभी मुझे याद आया कि आपको तो गैम्बलिंग के बारे में सब कुछ भी नहीं पता। गोडेस कहती है कि किसने कहा कि मुझे गैम्बलिंग के बारे में नहीं पता? किसने कहा कि मुझे गैम्बलिंग करना नहीं आता? कौन कहता है? बिल्कुल नहीं, बिना आपकी पावर्स यूज़ किए आप जीत नहीं सकती। ठीक है, फिर देख लेना, एक बेट करते हैं। अगर अगली बार मैं जीत गई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए हेल में कैद कर दूंगी। लेंजन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे हेल में नहीं जाना। मुझे इन प्यारे इंसानों के साथ ही रहना है और मुझे इन प्यारे इंसानों के साथ रहना अच्छा लग रहा है। और वैसे भी आपको तो एक वर्कर चाहिए ही ना हेल का काम संभालने के लिए, तो मुझसे हैंडसम और हार्ड वर्किंग बंदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। गॉडेस कहती है हाँ हाँ, तुम तो परफेक्ट हो। ये बोलकर दोनों हंसने लग जाते हैं। तो अगले दिन लेंजन सोनल फाउंडेशन में होता है, जहाँ वो अपने ऑफिस में बैठकर अपने ही डीमन बुक को पढ़ रहा था। तभी भागते हुए मिस्टर पार्क और म्यान म्यान आ जाते हैं। मिस्टर पार्क तो लेंजन को ठीक देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उसे गले लगाने के लिए उसकी ओर भागते हैं, पर लेंजन नीचे झुक जाता है, जिससे मिस्टर पार्क आगे निकल जाते हैं। लेंजन कहता है क्या कर रहे हो, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी म्यान म्यान भी आ जाती है, तो लेंजन उसे कहता है कि म्यान म्यान प्लीज़ मुझे दूर रहना। पर मिस्टर पार्क और म्यान म्यान दोनों ही लेंजन पर झपट पड़ते हैं, क्योंकि लेंजन को सही सलामत देखकर दोनों बहुत खुश थे। लेंजन कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैं अभी अभी तो मर कर वापस आया हूँ, क्या मुझे दोबारा मारने का प्लान है? मिस्टर पार्क रोते हुए कहती हैं कि हमें लगा था कि आप कभी नहीं आओगे। लेंजन कहता है मैं कैसे मर सकता हूँ, क्या तुम भूल गए मैं एक महान डीमन हूँ। ये सुनकर फिर से दोनों उसके हाथों को पकड़कर उससे चिपक जाते हैं, तो लेंजन भी उन्हें दोबारा देखकर खुश होता है। लेंजन और वीइंग घर पर होते हैं, जहाँ वीइंग और लेंजन के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे होते हैं। वीइंग पूछता है क्रिसमस तो जा चुका है ना, फिर अभी क्रिसमस ट्री क्यों डेकोरेट करना? तो लेंजन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी क्रिसमस तो अभी शुरू हुई है। और वैसे अभी मुझे समझ आया जो तुमने क्रिसमस के बारे में मुझे कहा था। क्रिसमस हमें एक्साइट करती है और आज सच में मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तुम्हारे साथ होने की वजह से ज़रूर तुम ही मेरी क्रिसमस हो। वीइंग स्माइल करता है, तो लेंजन उसे क्रिसमस स्टार देता है ट्री के ऊपर लगाने के लिए, जिससे इनकी क्रिसमस ट्री कंप्लीट होती है। दोनों साथ में चुटकी बजाते हैं तो सारी लाइट्स जल जाती है, जिसे देख दोनों बहुत खुश होते हैं एंड दोनों हग करते हैं। वीइंग पूछता है क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे डैड की विश क्या थी और उन्होंने तुम्हारे साथ क्या डील की थी? मैं जानना चाहता हूँ, चाहे सच हो जो भी हो। तो लेंजन उसे बता देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 12 गाड़ियों की टक्कर हो गई थी, जिसमें हम एक एम्बुलेंस थी और उसी एम्बुलेंस में वीइंग के मॉम और डैड थे। वीइंग की मॉम प्रेग्नेंट थी और उनका लेबर पेन शुरू हो गया था, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वीइंग की मॉम को बहुत दर्द हो रहा था। एक डॉक्टर एम्बुलेंस में उनके साथ ही था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो बेहोश हो गया था। वीइंग के डैड हेल्प के लिए बुलाते हैं, लेकिन कोई भी सही हालत में नहीं था, इसलिए वो कैसे भी करके अपनी वाइफ को नीचे उतारते हैं और चलते हुए ही उन्हें एक मेडिकल सेंटर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे बेड्स फुल हो चुके थे और इमरजेंसी रूम भी खाली नहीं था, इसलिए डॉक्टर उन्हें साफ कह देता है कि यहाँ पर उनका इलाज नहीं हो सकता, अभी किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। तो वीइंग के डैड अपनी वाइफ को बाहर ले जाते हैं। अब उनके भी पैर पे चोट लग गई थी, इसलिए वो भी सही से नहीं चल पा रहे थे, पर फिर भी वो लंगड़ाते हुए अपनी वाइफ को सहारा देते हुए ले जा रहे थे। लेकिन रास्ते में वो चलते हुए एक जगह गिर जाते हैं। गिरने की वजह से वीइंग की मॉम को बहुत दर्द होने लगता है। वीइंग के डैड क्या ही कर सकते थे, वो हेल्प के लिए बुलाने लगते हैं, लेकिन इस रास्ते में कोई भी नहीं था। वीइंग के डैड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि कोई यहाँ है, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। तभी छाता हाथ में लिए लेंजन यहाँ पर पहुँच जाता है, तो वीइंग के डैड लेंजन से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, मेरी वाइफ मर जाएगी अगर अभी डॉक्टर को नहीं दिखाया तो प्लीज़ हमारी हेल्प करो। लेंजन कहता है तुम्हारी एक विश से 2 लोगों की जान बचेगी। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा, पर एक कंडीशन है। वीइंग के डैड कहते हैं कि मुझे हर कंडीशन मंजूर है, तुम बस मेरी वाइफ की जान बचा लो। लेंजन पूछता है क्या तुम जानना ही नहीं चाहोगे मेरी क्या कंडीशन है?
याद रखना बाद में पछताना पड़ेगा। वीइंग के डैड कहते हैं कि मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, बस मेरी वाइफ और बच्चा बच जाए, फिर मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं होगा। लेंजन कहता है ठीक है, फिर जो तुम चाहो ये बोलकर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट लाता है जिस पर वीइंग के डैड साइन कर देते हैं। तो इस तरह लेंजन ने वीइंग और उसकी मॉम की जान बचाई थी। प्रेजेंट में देखते हैं कि वीइंग ये जानकर लेंजन से कहता है कि तुमने पिछले जन्म भी मुझे बचाया था और इस जन्म में भी मुझे कई बार बचाया। लेंजन कहता है कि मैंने नहीं, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बचाया, उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर तुम्हें बचाया। और वीइंग पूछता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेंजन कहता है मैं तुम्हें और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बात सच तो है कि मैंने बहुत दुख पहुंचाया है तुम्हें। इस पर वीइंग कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी वजह से मैं वो 10 साल अपने मॉम डैड के साथ इतना खुश था। हर एक खुशियों के पल जो मैंने उनके साथ बिताए वो तुम्हारी वजह से ही था। और मेरे डैड ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा, भले ही उनके पास लिमिटेड टाइम था, इसलिए तुम्हें मुझे कभी हर्ट नहीं किया। पिछले जन्म में भी तुमने मुझे बचाया था और इस जन्म में भी। फिर लेंजन कहता है तुमने भी मुझे बचाया मेरे हेल्थ से। जो सुनकर वीइंग स्माइल करता है और लेंजन उसे किस करता है और उनकी ये किस बहुत देर तक चलती है। वीइंग और लेंजन अपना क्रिसमस मनाते हैं। फिर अगले दिन दोनों बड़े खुश होकर ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों को इतने दिन बाद साथ देकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ये दोनों भी बड़े हैप्पीली सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। शिन को देखकर वीइंग उन्हें थैंक यू कहता है पिछले कुछ दिनों से उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए। तो शिन भी उनके लिए खुश होती है और बताती है कि शुयांग और केबिन में उनका वेट कर रहा है। ये तीनों वीइंग की केबिन में चले जाते हैं और इधर एम्प्लॉयज़ डिस्कशन में बैठ जाते हैं। काफ़ी दिनों से हमने हैंडसम वीइंग और मिस्टर लेंजन साथ में नहीं देखा था। मिसेस कहती है कि पर आज दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि मुझे थोड़ी अलग फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ था, पर अब दोनों फिर से आ गए हैं साथ में और अभी दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, मानो जैसे कि बहुत बड़े मुसीबत का सामना करके दोनों आए हैं। फिर दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, मुझे तो लगता है कि वो लोग किसी ट्रिप पर गए होंगे। इधर लेंजन को देखते ही शुयांग कहता है मैंने कहा था ना कि अगर वीइंग को हर्ट किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेंजन वीइंग से पूछता है कि क्या हुआ इसे, पर तभी शुयांग उसे गले लगा लेता है और कहता है कि ऐसे कभी गायब मत हो जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर लेंजन कहता है भाई अब भी तुम मेरे पीछे पड़ा है। हाँ मैं समझ गया, पर थोड़ा दूर हो। तो शुयांग कहता है चलो तुम्हें वापस देखकर खुशी हुई। लेंजन तो अपने आप को हाथ से कवर करने लग जाता है। शुयांग फिर से गले लगा लेता है। लेंजन कहता है अब हटना, क्या कर रहा है, हमारे कान टच हो रहे हैं। वीइंग तो उन्हें देखकर हंसने लग जाता है। लेंजन वीइंग से हेल्प मांगने लग जाता है, इसे हटाओ मेरे पर से। वीइंग तो उन्हें देखकर और हंसने लग जाता है। इधर अपने वाइल्ड डॉग गैंग का रेस्टोरेंट भी काफ़ी बढ़िया चल रहा था। ये लोग काफ़ी मन लगा कर काम करने लग गए थे और कस्टमर के साथ इनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा था। ये लोग अपने शॉप पर बहुत सारे ऑफ़र्स भी रखते हैं जिससे इनकी सेल काफ़ी अच्छी होती है और इनका रेस्टोरेंट भी काफ़ी पॉपुलर होने लगा था। तभी हम देखते हैं लेंजन हाथों में एक प्लांट लेकर आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को सर्व करने की। लेंजन जैसे अपने चेहरे के सामने से वो प्लांट को हटाता है, सभी तो उन्हें देखकर इमोशनल हो जाते हैं और वाइल्ड डॉग का लीडर तो रोने ही लग जाता है लेंजन के वापस आने की खुशी में। तो सब लोग उसे वेलकम बॉस कहकर ग्रीट करते हैं। तो लेंजन इनको कांग्रेचुलेशन करता है उनके इस नए शॉप के ओपनिंग पर और इनका फेमस राइस सूप लाने के लिए कहता है। जो उनका लीडर था तो वो लेंजन के साथ ही बैठ जाता है उससे बात करने के लिए और एक दूसरे को हालचाल पूछने लग जाते हैं। इधर मैडम यू की बेटी स्वान को पता चलता है कि मेरे ग्रुप के आधे से ज़्यादा बोर्ड्स मेंबर्स तो वीइंग के स्पोर्ट में है, यानी अब तो वीइंग का चेयरपर्सन बनना तय है। इसलिए शुआन थोड़ी चिड़चिड़ी हुई होती है, इसलिए वो एक आखिरी बार के लिए अपना लक ट्राई करने का डिसाइड करती है और वो वीइंग के ऑफिस पहुंच जाती है। ऑस्टिन और जस्टिन मतलब उनके बेटी को लेकर अब उसे यहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। शिन पूछने आती है कि किस लिए आए हो यहाँ पर, तो शुआन फैमिली मैटर बोलकर वीइंग के ऑफिस चली जाती है। अब वो फुल स्वैग के साथ वीइंग के पास जाती है। बाहर के सभी लोग उन्हें देख रहे थे, पर शुआन तो वीइंग का हाथ पकड़कर उन्हें सॉरी कहने लग जाती है। जो भी उसने वीइंग के साथ बुरा किया
उन सब के लिए, और फिर अपना ड्रामा चालू कर देती है कि क्या तुम्हें याद है मेरा ऑस्टिन तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता था। पर ये बच्चा कहता है मॉम मैं जस्टिन हूँ। तो स्वान उसे चुप करने के लिए कहती है और कहती है कि जस्टिन ही तुम्हें कितना पसंद करता है था, इसलिए मेरे ग्रुप के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा परेशान मत होना, मैं जस्टिन और ऑस्टिन को ट्रेनिंग दे रही हूँ। ये दोनों बड़े होकर तुम्हें ही सपोर्ट करेंगे और कंपनी का नाम रोशन करेंगे। तो वेइंग समझ रहा होता है कि श्वान मस्का लगाने आई है, इसलिए उसे भगा देता है। शुयांग बाहर निकलकर वेइंग को कहती है हम एक फैमिली है, इसलिए मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी और तुम्हारे लिए मेरी सिंसियरिटी तुम्हें दिखा कर रहूँगी। ये बोलकर वो अपने बच्चों के साथ चली जाती है। फैमिली से वेइंग को याद आता है वह रूहान का, इसलिए वेइंग उसे मिलने के लिए जेल चला जाता है और वह रूहान उसे देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, लगता है तुम्हारा दिल भी पत्थर का है, तुम्हारे करीब सभी लोग मर चुके हैं, तुम्हारी वजह से फिर भी तुम इतने शांत कैसे बैठे हो। तो वेइंग कहता है तुम्हें ये जानकर बुरा लगेगा कि लैंजन सही सलामत वापस आ गया है। वह रूहान कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव कर लूँगा। वेइंग कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी आंखों में देखकर क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं है और मैं तुम्हारे सामने कोई एक्टिंग नहीं कर रहा। ये बोलकर वो उठ जाता है। जाते हुए उसे कहा जाता है कि तुमने सिर्फ एक चीज़ को डिस्ट्रॉय किया है, अपने आप को। ये बोलकर वेइंग चला जाता है तो वह रूहान तो गुस्से में चिल्लाने लग जाता है। तो पुलिस वाले उसे उसके सेल में जाकर बंद कर देते हैं, जहाँ रात को तो अपनी मोम की आत्मा दिखाई देने लगती है वह रूहान को, जिससे तो वो खुद डरने लग जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। इधर वह रूहान की वाइफ किम शेरा भी वह रूहान की सारी चीज़ें फेंकवा देती है। मैड वेंचाओ के एक सर्टिफिकेट के बारे में पूछती है तो ये उसे भी फेंक देने के लिए कहती है। किम शेरा दूसरी ओर जा रही होती है, तभी एक फ़ोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है। तो फ़ोटो फ्रेम के पीछे एक फ़ोटो देखती है, जिसे वो देखने जाती है तो वो उनकी एक फैमिली फ़ोटो होती है, जिस फ़ोटो में वेंचाओ ने अपनी मोम को छोड़कर बाकी सबको फोल्ड कर रखा था। इसे देखकर किम शेरा काफ़ी इमोशनल होती है। वो याद करती है जब वेंचाओ कुछ साल पहले हाई स्कूल में था, तब भी वह रूहान उसे टॉर्चर किया करता था। तो वो अपने डैड के टॉर्चर से खुद को और अपनी मोम को बचाने के लिए वेंचाओ ने जित्सु सीखा था। इसी तरह वो एक रात प्रैक्टिस करने जा रहा था। किम शेरा उसे रेस्ट करने के लिए कहती है, पर वेंचाओ कह गया था कि मुझे आपको और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। किम शेरा उसके हाथ पर चोट देखती है तो वो उस पर लगाने के लिए क्रीम देती है, जिससे हमें समझ आता है कि वेंचाओ और उसकी मोम के रिलेशन पहले उतने ख़राब नहीं थे। वह रूहान के मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर की वजह से वेंचाओ वैसा बन गया था और वह रूहान के डर से कभी ये दोनों कुछ नहीं करते थे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वेंचाओ को याद करके वो किम शेरा बहुत रोती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। इधर म्यानमार आज इंग्लैंड जाने वाली थी, इसलिए मिस्टर पार्क तो काफ़ी अपसेट होते हैं। तो म्यानमार उन्हें ज़्यादा इमोशनल होने से मना करती है। तभी लैंजन भी आ जाता है और म्यानमार को एक अम्ब्रेला गिफ्ट करता है, क्योंकि इंग्लैंड में काफ़ी बारिश होती है। तो लैंजन उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और कभी भी अगर म्यानमार का मन करे तो उसे बिंदास यहाँ आने के लिए कहता है। हमेशा म्यानमार के लिए यहाँ दरवाजे खुले रहेंगे। तो म्यानमार उसे वेइंग के साथ उसके फ्यूचर के लिए गुड लक विश करती है और मिस्टर पार्क को भी शिन के साथ हैप्पी लाइफ विश करती है। अब म्यानमार हंसते हुए गुड बाय कहती है, पर यहाँ से जाते हुए टैक्सी में वो बहुत ज़्यादा रोती है, पर हमेशा के लिए अब्रॉड जाने से पहले अपने पुराने घर पे जाती है। इधर किम शेरा वेइंग से मिलने जाती है, जहाँ उसे सॉरी कहती है इतने टाइम चुप रहने के लिए, पर वेइंग तो उन्हें थैंक यू कहता है, हिम्मत दिखाकर सब सच बताने के लिए। तो किम शेरा अपने बोर्ड मेंबर्स के पोजीशन से रिज़ाइन कर देती है और बताती है कि वो एक सेंटर खोलने वाली है जो चाइल्ड एब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ फ़ाइट करेगी, जिसमें वेइंग भी उसकी हेल्प करता है। इधर मिस्टर पार्क वही गेटअप ब्लैक वाले कपड़े पहनकर जाता है शिन से मिलने के लिए, और लेकिन शिन अब उनके रिलेशनशिप को प्राइवेट नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो मिस्टर पार्क का हाथ पकड़कर उनके कलीग्स के पास आकर बता देती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो ये सुनकर वो तीनों कलीग्स बोलते हैं अच्छा फाइनली आपने कह ही दिया। ये सुनकर मिस शिन और मिस्टर पार्क हैरान होते हैं, पूछते हैं कि क्या आप लोगों को पहले से ही पता था। इस पर मिस्टर जिन मतलब एम्प्लॉय कहता है कि हमें तो एक्सीडेंटली पता चल गया था। क्रिसमस के दिन ये तीनों एक शो पर गए थे, जहाँ पर इन तीनों ने मिस्टर पार्क और शिन को फुटेज देख ली थी जो इन दोनों ने शो में खिंचाई थी।
जिससे मिस सिन थोड़ी एम्बेरस होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ एक बंदे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था और लेंजन उसके पीछे पड़ा था, इसलिए बंदा अपनी जान बचाने के लिए हर तरफ भागने लग जाता है, लेकिन लेंजन तो हर बार उसके सामने ही आ जाता है। तो ये बंदा हार मानकर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरी मॉम हॉस्पिटल में बीमार है, अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा, ये बोलकर वो रोने लग जाता है। तो लेंजन को तो उस पर दया आने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर पार्क लेंजन को कॉल करके बता देते हैं कि ये बंदा तो खुद अपनी माँ को मारा करता था, इसलिए इसके खिलाफ़ पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस भी हैं। लेंजन एक चुटकी में उसकी आत्मा निकाल लेता है और सीधे हेल में भेज देता है। फिर हमें मेरे ग्रुप की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां सब लोग चेयरपर्सन के आने का वेट कर रहे थे। कुछ देर में वीइंग फुल स्वैग में एंट्री मारता है, लेकिन वो तो चेयरपर्सन के सीट के साइड में जाकर बैठ जाता है। आखिर में आता है शुयांग, जो चेयरपर्सन की सीट पर आकर बैठता है और हमें पता चलता है कि वीइंग ने शुयांग को मेरे ग्रुप का चेयरमैन बना दिया है, क्योंकि सिर्फ शुयांग ही मेरे ग्रुप को संभालने के काबिल है। शुयांग अपने रिसर्च और एक्सपीरियंस से उनकी मेरे ग्रुप के लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेता है, जिसके फैसले से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शुआन मतलब मैडम यू की बेटी अब शुयांग को मस्का मारने लग जाती है और वही सेम डायलॉग मारती है जो उसने वीइंग के लिए कहा था, मेरे अस्टिन और जस्टिन हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जो सुनकर वीइंग कहता है कि कम से कम कुछ नया तो सोच कर आती। शुयांग को भी वही डायलॉग चिपका दिया। ये सुनकर शुयांग वीइंग से कहता है कि क्या मेरा चेयरमैन बनना सही है। वीइंग कहता है यही तो सबसे बेस्ट है, वैसे भी तुम जानते हो मुझे मैडम यू की हेल्प लेना पसंद नहीं है। शुयांग कहता है हाँ हाँ पता है तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम्हें किसी की हेल्प की क्या ज़रूरत है। वीइंग कहता है तुम बस अपने मेरे ग्रुप को संभालना, वरना कहीं मेरी कंपनी पूरे मेरे ग्रुप को ओवरटेक ना कर ले। ये बोलते ही उनकी मस्ती मजाक कंटिन्यू रहती है। फिर वीइंग प्रोसिक्यूटर से पता चलता है कि जब वो मैडम यू की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्हें पता चला कि मैडम यू की मौत से पहले उन्होंने एक मेडिकल चेकअप कराया था, जिससे पता चला कि मैडम यू को टर्मिनल पैंक्रियाज कैंसर था। वीइंग शॉक्ड होता है क्योंकि मैडम यू ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था, जबकि वो जानती थी कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वीइंग काफ़ी सैड होता है, पर वो समझ जाता है कि इसलिए मैडम यू उसे शादी के लिए इतना फोर्स किया करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वीइंग उनके बिना अकेले पड़ जाए। वो मैडम यू के ग्रेव पर आता है। उसने पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, अगर बता दिया होता तो मैं आपसे और ज़्यादा प्यार करती और आपसे अच्छे से ट्रीट करता, आपको बहुत दर्द सहना पड़ा होगा ना। पर वीइंग अपने आंसू पोंछकर कहता है कि मेरी अब चिंता मत करना, मेरे पास अब कोई है जो मेरा ख्याल रखेगा, इसलिए मैं अब अकेला नहीं हूँ। ये कहकर वो घर चला जाता है, जहाँ घर पे तो लेंजन न्यूज़पेपर में इंसानों के लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ रहा था। इसमें लिखा था कि अब इंसान मैक्सिमम 130 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। लेंजन तो सोच में पड़ जाता है कि 130 साल तो बहुत कम है, ये तो पलक झपकते ही पार हो जाएंगे। तभी वीइंग उसके लिए केक लेकर आता है और साथ में खाने की बात करता है, पर लेंजन तो उसे डायरेक्टली मना कर देता है कि तुम ये नहीं खा सकती, क्योंकि शुगर इंसानों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ज़्यादा साल तक ज़िंदा रहने के लिए तुम्हें खास करके इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। लेकिन वीइंग तो उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है और कहता है कि बस थोड़ा सा टेस्ट करूँगा, लेकिन लेंजन उसे मना कर देता है। वीइंग कहता है मैं खुद एक डेजर्ट का कंपनी चलाता हूँ। लेंजन कहता है कि तब तो तुम अपनी कंपनी में भी सिर्फ हेल्दी फूड ही शेयर करना, लेकिन वीइंग कहता है कि मुझे तो अब बस केक ही खाना है। इसी तरह दोनों की नोकझोंक चालू रहती है। कुछ देर में दोनों शांत हो जाते हैं और यहाँ से शहर का नाइट व्यू देखने लग जाते हैं, पर लेंजन तो बस वीइंग को ही देख रहा था। वीइंग कहता है सामने देखो, इतना अच्छा नज़ारा है, तुम इस सीनरी को बहुत मिस करोगे। लेंजन कहता है मैं तुम पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा हूँ, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सुनकर वीइंग स्माइल करने लग जाता है, पर लेंजन कहता है वीइंग तुम्हारा टाइम बहुत जल्दी पार हो जाता है। इस बात से उसका मतलब था कि इंसानों की ज़िंदगी छोटी होती है जो बहुत जल्दी पार हो जाती है। इस पर वीइंग कहता है कि इसलिए तो मैं ये मोमेंट और ख़ास बन जाता है, इसलिए हमें हर पल को एंजॉय करना चाहिए। ये बोलकर वो लेंजन का सर अपने कंधे पर रखता है और दोनों ये नाइट व्यू एंजॉय करते हैं। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन लेंजन अचानक अपने ऑफिस में आता है और मिस्टर पार्क से कहता है कि शादी कभी मत करना। मिस्टर पार्क पूछते क्या हुआ। लेंजन बताता है कि वीइंग से मेरा एक छोटा सा झगड़ा हुआ है, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए हर धर्म के मंत्र पढ़ रहा है,
पता नहीं मुझे परेशान करने के लिए वो क्या क्या करेगा। तभी वो टेबल पर अपनी डीमन बुक देखता है। इसको वीइंग ने डायरी जैसा सजा दिया था। तो डीमन बुक को उठाकर कहता है कि देख रहे हो ना इसकी हरकतें, मेरे डीमन बुक को इसने डायरी बनाकर रख दिया है। उसे लगता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकता है। मिस्टर पार्क तो लैंजन की बातें सुनकर हंस रहे होते हैं। जो लैंजन पूछता है कि आप हंस क्यों रहे हो और आपने एक बार भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मिस्टर पार्क अपनी आंखें से पीछे की तरफ इशारा करने लग जाते हैं। लैंजन पूछता है क्या है पीछे, ऐसा इशारा क्यों कर रहे हो। और जैसे ही लैंजन मिस्टर पार्क के पीछे देखता है तो लैंजन की चेयर पर वीइंग बैठा होता है, जो उसे तीखी नज़रों से घूरता है, जिसे वहाँ पर देखकर लैंजन की तो बोलती बंद हो जाती है। वीइंग बोलता है अभी क्या हम कुछ बात कर सकते हैं। लैंजन तो डरते हुए कहता है कि क्या बात करनी है, मुझे लगा कि हमारी बात ख़त्म हो गई है। वीइंग हंसते हुए कहता है कि नहीं, तो अभी तो हमें बहुत बात करनी है। अब उनके बीच का यह माहौल देखकर मिस्टर पार्क काम के बहाने से निकल जाते हैं। तो लैंजन वीइंग को शांत कराने के लिए डीमन बुक को उठाकर उसकी तारीफ़ करने लग जाता है कि तुमने इसे कितनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया है। तो वीइंग लैंजन की ओर आने लगता है तो लैंजन उससे भागने लगता है। इस तरह से उनकी खट्टी मीठी नोक-झोंक चलती रहती है। लैंजन वीइंग से कहता है कि तुम मुझे बता नहीं सकते, अगर तुम्हें किसी दिन घर आने में लेट हुआ तो मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र होगी। पता भी है, वीइंग कहता है, मैं अपने काम में बिज़ी होता हूँ इसलिए भूल जाता हूँ, और वैसे भी तुम भी अपने डील साइन कराने के बहाने से काफ़ी रात तक घर लौटते हो। तब क्या तुमसे मैंने कुछ कहा। तो लैंजन कहता है वो अलग बात है, वो मेरी ड्यूटी है। इस महान काम को अपने बेकार इंसानों के काम से कंपेयर क्यों कर रहे हो। इसमें वीइंग चिढ़ते हुए कहता है कि अच्छा, तो सिर्फ तुम्हारा ही काम और मेरा काम बेकार है। लैंजन कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। वीइंग उससे गुस्सा होकर जाने लगता है तो लैंजन भागकर वीइंग के पास जाता है और उस पर गुस्से करने के लिए सॉरी कहता है। वीइंग कहता है मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ। पर लैंजन से गले लगाकर कहता है आई लव यू वीइंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर वीइंग आई हेट यू कहता है, फिर बाद में आई लव यू द मोस्ट। इसी तरह दोनों से झगड़ते रहते हैं, लेकिन अगले ही पल एक दूसरे को मना ही भी लेते हैं। इस तरह दोनों बहुत खुश होकर एक दूसरे का हाथ होल्ड करके घर के लिए निकल जाते हैं, जिन्हें गोडेस देखकर स्माइल करती है। अगले दिन वीइंग ऑफिस में होता है, जहाँ सब लोग बहुत ध्यान से काम कर रहे थे, लेकिन वीइंग उन सबको छुट्टी दे देता है और घर जाने के लिए कह देता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और वीइंग भी जल्दी से लैंजन के पास चला जाता है, और जहाँ लैंजन मिस्टर पार्क में कुछ बातें बच्चों के साथ खेल रहा था, तो वीइंग भागते हुए लैंजन के पास चला जाता है और उसे ज़ोर से हग करता है और आई लव यू कहता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ हम ये स्टोरी यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। ए ब्लाइंड डेट स्टोरी की हैप्पी एंडिंग यहीं पर ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।